कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये गहरी घाटियां, ये हमेशा से ऐसी नहीं थीं। असल में ये लगातार बदल रही हैं, तराशी जा रही हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई मूर्तिकार एक बेजान पत्थर को खूबसूरत शक्ल देता है। तो चलिए आज इन्हीं कुदरती मूर्तिकारों के बारे में जानते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं, क्या वो वाकई में स्थिर है, या फिर हमारी नजरों से ओझल एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया में ये बदल रही है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, धरती की सतह पर होने वाले ये सारे बदलाव, इनके पीछे दो तरह की ताकतों का हाथ होता है। एक वो जो जमीन के अंदर से काम करती है, और दूसरी जो सतह के ऊपर से। आइए देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारी दुनिया को कैसे बदलती हैं। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। जमीन के अंदर जो ताकतें हैं, यानी आंतरिक बल, वो लगातार धरती को ऊपर उठाती हैं, जिससे पहाड़ और पठार बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर की ताकतें हैं, जैसे पानी, हवा, बर्फ, जो इन ऊंचे उठे हिस्सों को लगातार घिसकर, काटकर समतल करने में लगी रहती हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाली खींचतान है। धरती को घिसकर समतल करने की इस पूरी प्रक्रिया का एक खास नाम है अनाच्छादन। इसे हम कुदरत का रेनोवेशन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, चट्टानों को तोड़ना, दूसरा, उस मलबे को वहां से हटाना, और तीसरा, उस मलबे को कहीं और ले जाके जमा कर देना। चलिए इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। तो इस मूर्ति कला का सबसे पहला कदम है अपक्षय। इसे आप ऐसे समझिए कि मूर्तिकार ने अभी अभी अपनी सबसे मोटी छेनी उठाई है और पत्थर के बड़े हिस्से को तोड़ना शुरू किया है। अपक्षय का मतलब बहुत सीधा है, चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूट फूट जाना। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि टूटे हुए टुकड़े कहीं जाते नहीं हैं, बस वहीं बिखर जाते हैं। ये सब होता है मौसम के धीरे धीरे लगातार असर से। अपक्षय का पहला प्रकार है भौतिक अपक्षय। जरा सोचिए, दिन में चट्टानें सूरज की तेज गर्मी से फैलती हैं और रात में ठंडी होकर सिकुड़ जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक गर्म लालटेन के शीशे पर अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाए तो वो तुरंत चटक जाता है। बस इसी तरह लगातार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें भी कमजोर होकर टूटने लगती हैं। अगला है रासायनिक अपक्षय। इसमें पानी और हवा में मौजूद गैसें चट्टानों के अंदर के मिनरल्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। जैसे जंग लोहे की परत को कमजोर करके उखाड़ देता है, ठीक वैसे ही ये प्रक्रिया चट्टानों को अंदर ही अंदर खोखला और कमजोर कर देती है और वो टूटने लगती हैं। और हाँ, इस काम में जीव जंतु और हम इंसान भी कुछ कम नहीं हैं। पेड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में घुसकर उन्हें और चौड़ा कर देती हैं। जानवर बिल खोदते हैं और इंसान तो खान खोदने से लेकर सड़कें बनाने तक न जाने कितने तरीकों से चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। इसी को कहते हैं जैविक अपक्षय। ठीक है, तो चट्टानें टूट तो गईं, लेकिन अब उन टूटे हुए टुकड़ों का क्या होगा? यहीं से कहानी का असली एक्शन वाला हिस्सा शुरू होता है, और इस एक्शन का नाम है अपरदन। ये वो ताकत है जो टूटे हुए मलबे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। अक्सर लोग इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका फर्क बहुत सीधा है। अपक्षय यानी चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूट जाना, ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि अपरदन यानी उन टूटे हुए टुकड़ों का वहां से हट जाना, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। तो एक तोड़ता है और दूसरा ले जाता है। सिंपल। अपरदन का काम सिर्फ मलबा हटाना नहीं है। बहता पानी, तेज हवा या खिसकती हुई बर्फ जैसी ताकतें न सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों को अपने साथ बहा ले जाती हैं, बल्कि रास्ते में आने वाली जमीन को और भी काटती और घिसती चलती हैं। तो ये कटाव, बहाव और फिर जमाव का एक पूरा चक्र है। तो अब वक्त आ गया है उन असली कलाकारों से मिलने का, जो अपरदन की इस ताकत का इस्तेमाल करके हमारी धरती को तराशते हैं और उस पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत आकृतियां बनाते हैं। ये हैं कुदरत के 4 मुख्य कलाकार। बहता पानी यानी नदियां जो पहाड़ों को काटती हैं, हिमनद यानी बर्फ की चलती फिरती नदियां जो विशाल घाटियां बनाती हैं, हवा जो रेगिस्तान में अपनी कलाकारी दिखाती है, और समुद्री लहरें जो लगातार साहिल को एक नई शक्ल देती रहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कलाकार अपनी छेनी और हथौड़े यानी अपरदन की ताकत से कैसी कैसी शानदार कलाकृतियां बनाते हैं।
जब कोई नदी किसी पहाड़ी इलाके से बड़ी तेजी से गुजरती है तो वो अपनी पूरी ताकत से जमीन को नीचे की ओर काटती है। इससे एक गहरी और संकरी घाटी बनती है जिसका आकार अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ एक हिमनद, जो बर्फ की एक बहुत विशाल और धीमी गति से चलने वाली नदी होती है, वो घाटी को सिर्फ नीचे से ही नहीं बल्कि किनारों से भी खुरचता हुआ आगे बढ़ता है। इससे एक चौड़ी सपाट तल वाली घाटी बनती है जिसका आकार यू जैसा होता है। रेगिस्तानों में तो हवा एक बहुत माहिर मूर्तिकार बन जाती है। वो अपने साथ रेत के लाखों कण उड़ाकर ले जाती है। ये कण चट्टान के निचले हिस्से पर ज्यादा चोट करते हैं और उसे घिस देते हैं, जबकि ऊपरी हिस्सा वैसा ही रहता है। नतीजा, एक मशरूम जैसी दिखने वाली चट्टान, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। और जब यही रेत से लदी हवा थक जाती है, मतलब धीमी पड़ जाती है या फिर किसी रुकावट से टकराती है, तो वो अपने साथ लाई हुई सारी रेत वहीं गिरा देती है। धीरे धीरे यही रेत जमा होकर छोटी बड़ी पहाड़ियों की शक्ल ले लेती है, जिन्हें हम सब रेत के टीले या बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। कभी कभी नदी के रास्ते में कठोर और मुलायम चट्टानें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। नदी मुलायम चट्टान को तो आसानी से और तेजी से काट देती है, लेकिन कठोर चट्टान को नहीं काट पाती। इससे एक सीढ़ी जैसी ढलान बन जाती है और पानी ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। बस बन गया एक खूबसूरत झरना, यानी जलप्रपात। समुद्र की लहरों में गजब की ताकत होती है। वो हजारों सालों तक लगातार जमीन के किनारों से टकराती हैं और चट्टानों के निचले हिस्से को काटती रहती हैं। एक समय के बाद ऊपर का हिस्सा बिना किसी सहारे के लटक जाता है और फिर टूटकर गिर जाता है। इससे वहां एक सीधी खड़ी चट्टानी दीवार बन जाती है, जिसे समुद्री भृगु कहते हैं। तो इस पूरी कहानी को अगर हम संक्षेप में देखें तो ये है। सबसे पहले अपक्षय चट्टानों को तोड़ता है, फिर अपरदन उन टुकड़ों को वहां से हटाकर कहीं और ले जाता है, और आखिर में निक्षेपण की प्रक्रिया में वो टुकड़े जमा हो जाते हैं, जिससे नई जमीन और नई नई आकृतियां बनती हैं। ये एक कभी न रुकने वाला चक्र है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि कुदरत की ये ताकतें जो हमें दिखती भी नहीं हैं, लगातार हर पल चुपचाप अपना काम कर रही हैं। ये धीमी जरूर हैं, लेकिन इनकी कलाकारी का नतीजा वो सचमुच में शानदार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये बदलने की प्रक्रिया अरबों सालों से बिना रुके चल रही है, तो आज जो मैदान, जो पहाड़, जो घाटियां हम देख रहे हैं, वो आज से लाखों साल बाद कैसी दिखेंगी? सोच कर देखिए।